नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, आप अवगत हैं इस बात से कि मैं एक ऐसी सीरीज पे चल पड़ा हूं जिसमें आपको ये बताना है कि एक मकान जो है शुरुआत से लेकर अंत तक एक भवन का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक इस संबंध में मैं 4 वीडियोस बना चुका हूं और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है नक्शेबाज, जिसमें हम लोग कैसे मकान के नक्शे बनते हैं, कैसे उसको जो है मूर्त रूप दिया जाता है, कैसे उसको साकार किया जाता है, उस सपने को जो हमने डिज़ाइन किया है पेपर पे, उसी के जो है 4 वीडियोस मैं अभी तक डाल चुका हूं अपने चैनल पर। और ये मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी है थंबनेल्स की। पार्ट 1 में मैंने कुछ और बताया था कि मकान के लिए जब आपको प्लॉट खरीदना है तो क्या सावधानियां बरतें हैं। पार्ट 2 में मैंने किस तरह से आर्किटेक्ट से बात करनी है, क्या उसकी फीस होती है, क्या उसकी सेवाएं होती हैं, इस संबंध में जानकारी दी थी। इसी तरह पार्ट 3 में घर के जो निर्माण की है शुरुआत जो है नींव से, उसके फाउंडेशन से, प्लिंथ लेवल से जो है शुरू कर दी थी। और फिर जो चौथा वीडियो था ये बनाया था कि घर का जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब नींव के बाद का जो उसका सिस्टम है वो कैसे बनता है, कैसे जो है छत एक पड़ती है और फिर वो आपका जो भवन है उसमें आपको लगता है कि मेरे सर के ऊपर एक छत आ गई है। अब ये छत दोस्तों जो है वो भले ग्राउंड फ्लोर की हो, फर्स्ट फ्लोर की हो, सेकंड फ्लोर की हो, जितनी भी जिसकी घर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो 1 फ्लोर 2 फ्लोर, या उसके पड़ने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या सिस्टम बनता है घर बनाने का, भवन निर्माण का, वही आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये दोस्तों कुछ ऐसा घर बन के आता है जब चाहे वो किसी भी मंजिल का हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और जब वो लगभग सेमी फिनिश्ड हो जाता है, एक प्लास्टर बाहर का हो गया, इसी तरह से अंदर का इसका प्लास्टर हो गया होगा, और इसकी जो सर्विसेज हैं, किस तरह मकान फंक्शन करेगा, मकान जो है वो चलेगा कैसे, बिजली कैसे होगी, पानी की व्यवस्था उसमें कैसे होगी, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था कैसे होगी, और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं मकान को रन करने के लिए, मकान को फंक्शनल करने के लिए, जिससे आपको रहने में कोई असुविधा ना हो, या यूं कहें कि आपको रहने में पूरा आनंद आए। तो इस तरह का कुछ उसका सिस्टम बनता है। और क्या क्या सावधानियां इस स्टेज पे बरतनी है, या क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो हम इस समय डिस्कस करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल ग्रूव कटिंग, लेइंग ऑफ प्लम्बिंग लाइंस, टेरेस वाटर प्रूफिंग, इंटरनल प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग में क्या करना होगा, पुट्टी प्राइमर वर्क कैसे होगा, फिर डोर्स एंड विंडोज का इंस्टॉलेशन भी इसी स्टेज पे होता है। ये सब खाली मैं ये विषय वो है जो टच करूंगा, क्योंकि जो विंडोज हैं और जो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग है, टॉयलेट्स हैं, इनके लेआउट्स हैं, किचन का लेआउट है, ये सब बाद में इनके जो है डिटेल्ड वीडियोस आपको मैं बताऊंगा और इनके बारे में बहुत बृहद और गहन जानकारी बाद में दूंगा। ये वो स्टेज है जिस वक्त हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं या लास्ट स्लैब हमारी पड़ जाती है, उस समय तक क्या क्या काम शुरू हो जाना चाहिए, या क्या क्या काम हो जाना चाहिए, या हो रहे होंगे क्या क्या काम, उन पे ही डिस्कशन जो है आज का केंद्रित रहेगा। और ये जब आपका ग्राउंड फ्लोर का स्लैब पड़ चुका होगा, या फर्स्ट फ्लोर का, मतलब जहां तक भी आपको घर अपना बनाना है, तो मैं एक ही फ्लोर की ज्यादातर बात ही करूंगा, क्योंकि जो भी एक फ्लोर में होगा वही रिपीट हो जाएगा सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स हैं। तो ऐसा कुछ होता है जिस वक्त आपकी जो ऊपर की छत, जो लास्ट स्लैब है, जब वो पड़ चुकी होगी, और नीचे की जो शटरिंग है, जो बांस बल्लियां हैं, जो भी उनका सफाया हो चुका होगा, मतलब वो शटरिंग जो है खोल दी गई होगी, और इस तरह से छत जो है एक्सपोज हो गई होगी और कमरे जो है क्लियर हो गए होंगे, तो उनमें ये सब काम जो है वो साथ साथ जो है शुरू हो सकते हैं। देखिए, टाइम इज मनी। अगर प्रॉपरली इसको प्लान नहीं किया गया कि किस स्टेज पे क्या काम होना है और कौन सी स्टेज हमारी हो गई है, तो हमें ये काम शुरू कर देना है कि वो दोनों काम साथ साथ चलें, तो ये मकान के बनने में एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जिस वक्त ये एक फ्लोर की स्लैब पड़ गई, तो वो अगर क्लियर हो गया, वो जो कमरे हैं सारे साफ हो चुके हैं, कोई बांस बल्ली उसमें लगी नहीं है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल की जो चेस कटिंग है, जो उसके लिए जो झिर्री काटते हैं, उसके लिए ये व्यवस्था हमारी हो चुकी होती है। और इस तरह से इलेक्ट्रिकल की झिर्रियां जो है कट जानी चाहिए। ये आपके आर्किटेक्ट महोदय या जो भी कंसल्टेंट आपके होंगे आपको गाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, कभी कभी ये लापरवाही करते हैं कि कहीं से भी उसको काट दिया और कहीं से भी अपना जो है उसको चेस कटिंग जो है कर दी, और बाद में कहीं अगर एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो फिर वो
टेढ़ा आड़ा तिरछा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो अपना लेबर मिल ही जानी है, वो फिर वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर से मिले या वो चाहे आपकी जेब से जाए। जिस वक्त ये काम हो रहा होता है उस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चेज कटिंग है ये शॉर्टेस्ट रूट पे हो और कम से कम कटिंग हो, क्योंकि जितनी कटिंग होगी वो ईंटे पर ही और दीवार पर ही उसका जो है असर पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बीम भी काट दी गई है, ईंटे भी काट दिए गए हैं, तो ये तो कटना ही होता है। लेकिन जो बेस्ट तरीका ये होता है कि शॉर्टेस्ट रूट और मिनिमम कटिंग करके या मिनिमम जो है चेजिंग करके, मिनिमम झिर्री काट के हमको जो मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाए, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम कटिंग में हो जाए तो बेहतर है। और इसी स्टेज पे ये भी डिसाइड हो जाता है कि कौन से आपको स्विचेस लगाने हैं, तो उसी हिसाब से जो ये बॉक्सेस हैं उसी हिसाब से लग जाते हैं। फिर वो चाहे मॉडुलर स्विचेस हैं, फिर आजकल नए नए तमाम तरीके के स्विचेस आ गए हैं, उनके अपने अपने अलग बोर्ड होते हैं। तो ये आपको पहले से ही लगभग डिसाइड कर लेना होगा कि किस कंपनी का स्विच होगा, किस तरह का स्विच होगा, तो उसी हिसाब के जो उसके जो बॉक्सेस हैं वो पहले से ही लग जाते हैं। चेज कटिंग के बाद जब ये पाइप लगाए जाते हैं तो ये जो है नॉर्मली आजकल जो है पीवीसी के पाइप्स लगाए जा रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटी का पीवीसी का पाइप होगा उसमें अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये आप पाइप को मोड़ कर उसको देख भी सकते हैं। अक्सर ये कंपनी वाले क्या करते हैं, पाइप को सस्ता बनाने के चक्कर में या ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में जो प्लास्टिक का पाइप होता है वाइट कलर का, जो उसमें जो है खड़िया मिला देते हैं, कैल्शियम सिलिकेट शायद वो प्रोडक्ट होता है। बट उसको आप मान लीजिए खड़िया मिलाने से क्या होता है कि वो जो पाइप जो है काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसको अगर एक दो बार कस के मार देंगे तो हो सकता है वो टूट भी जाए। तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये पाइप जो है अच्छा खासा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जितना चाहें उसको आप मोड़ लें, मतलब एक सीमा तक, एक हद तक। और दूसरी अगली बात जो ध्यान में रखनी है कि इसका जो लेवल है जो चेज कटिंग का वो इतना बढ़िया हो कि पाइप उसमें अच्छी तरीके से समा जाए। ऐसा ना हो कि पाइप इसके सरफेस के बाहर निकला रहे और फिर वो प्लास्टरिंग में दिक्कत करेगा। जो इसके बेंड वेंड हैं वो सब इसी लेवल पे रहेंगे, जो डिब्बियां हैं वो भी इसी लेवल पे ही रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप जो है टेढ़ा हो जाता है तो काफ़ी बाहर निकल आता है। ये डिब्बियों का और ये मॉडलर जो बॉक्सेस होते हैं इनका लेवल भी ठीक से नहीं होता। अगर बिजली वाला आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ या जिसे कहते हैं कि बहुत पारंगत नहीं हुआ अपने फील्ड में, तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए मैं ये सब स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं। ये जो है ऐसे ही जिस तरह एक तरफ जो है बिजली का काम चल रहा होगा, उसी तरीके से टॉयलेट्स में जो है पाइपिंग का काम चल रहा होगा। और ये पाइपिंग में भी वही सब बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम जो है चेज कटिंग में वो मैक्सिमम हमारे जो है पॉइंट्स जो है अचीव हो जाए। मैक्सिमम हमें जो सुविधाएं चाहिए वो मिनिमम चेज कटिंग में हमको मिल जाए तो वो बेहतर होता है। और इनमें भी वही बात ध्यान रखनी, इनका लेवल जो है वो सही रहे और ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो। हालांकि जो बिजली के मुकाबले जो पानी वाले पाइप्स होते हैं वो काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी स्टिफ होते हैं। तो ये इस तरह का कुछ लेआउट होता है उन पाइप्स का। ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ आपको जो पॉइंट्स जो आपको यूज़ करने हैं वो चाहिए। मिक्सर के और वॉश बेसिन के और शावर के और वॉश बेसिन के, काउंटर बेसिन के लिए अलग होगा, नॉर्मल बेसिन के लिए अलग होगा। वो सब आपके जो है कंसल्टेंट आपको बता सकते हैं, बता चुके ही होंगे। और यहाँ दोस्तों एक बात और बतानी है, इस बात का ख्याल रहे कि जब ये जो चेज कटिंग हो रही है, चाहे वो बिजली के लिए और चाहे वो पानी के लिए, तो अगर ऐसे मान लीजिए कि ये अगर 9 इंच की दीवार है और इस पे अगर चेज कटिंग अगर ये हॉरिजॉन्टल कोई पाइप ऐसे दौड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल पाइप हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ पे चेज कटिंग हुई, जैसे यहाँ पे ये चेज कटिंग हुई है, तो क्या हुआ है, ये जो दीवार है 9 इंच की, इस 9 इंच की दीवार में लगभग ये 1 इंच इसने जो है कटिंग कर दी है। तो ध्यान रहे कि दूसरी तरफ भी अगर कटिंग होगी तो वो इसी लेवल पे ना होकर 3 इंच ऊपर नीचे हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, उसी 9 इंच की दीवार में एक तरफ से आपने 1 इंच सवा इंच जो है झिर्री इधर काट दी और एक तरफ से उधर काट दी, तो वो ईंटे का जो दीवार है वो दोनों तरफ से कट जाती है, तो उसकी जो मजबूती पे थोड़ा असर पड़ता है। बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस बात का ध्यान रहे तो ये अच्छा होगा। और यही चीज जो है यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर ये 9 इंच की दीवार है, जो पानी वाले पाइप्स हैं जो हॉरिजॉन्टल, अगर दूसरी तरफ भी टॉयलेट हुआ तो इसी जगह आपने काट दी तो दीवार काफी जो है मतलब पाइप जो पानी का है उसमें तो काफी काटना पड़ेगा, शायद 1.5 इंच तक काटना पड़े। और उधर से भी अगर काट दिया और दीवार अगर 9 इंच की हुई तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4.5 इंच की दीवार हुई तो वो तो निश्चित रूप से एक तरह से बेकार ही हो जाए, क्योंकि
1.25 इंच इधर से कट गया, 1.25 इंच उधर से कट गया, तो करीब करीब 2.5 इंच चला गया, और दीवार ही 4.5 इंच की है, तो उसकी स्ट्रेंथ पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। तो होना ये चाहिए कि अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ काटा गया है तो उधर 2 इंच 3 इंच ऊपर कर दें, जिससे कि ईंट का जो रद्दा है वो बदल जाए। एक ही ईंट के रद्दे पर या एक ही लेवल पे इधर कटिंग और उधर कटिंग ना हो तो बेहतर है। ये दोस्तों जिस वक्त हम लोग ये छत अपनी डाल रहे होंगे तो उसकी जब वाटर प्रूफिंग कर रहे होंगे, पानी का जो सिस्टम है उसके निष्कासन की व्यवस्था कर रहे होंगे। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया है पिछले 4 पार्ट्स में, उसमें पूरा मैंने आपको यही बताया कि पानी की बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, फिर वो चाहे ईटा हो, ईटा जो है पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ होना चाहिए। जब ईटा हम दीवार में इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूरी होता है कि जितना पानी ईटा पी सकता है उतना पानी पिए हुए ईटा ही उस दीवार में इस्तेमाल हो चिनाई के लिए। उसका कारण यह है कि अगर ईटा जरा भी सूखा रह गया तो जो मॉइस्चर मसाले में है उसका पानी वो सोख लेगा अपनी तरफ, और जो मसाला है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि मसाला भी एक ऐसा कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है जिसको पानी की जरूरत है अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे आने के लिए। और उसका पानी अगर सोख लिया इस सूखे हुए ईंटे ने जिसमें पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं है, तो वो मसाला कमजोर हो जाएगा। तो अब जिस वक्त हम छत अपनी डाल चुके होंगे तो पानी से मोहब्बत अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। ईंटे से पानी की मोहब्बत हो गई, कंक्रीट से पानी की मोहब्बत हो गई, सीमेंट से पानी की मोहब्बत हो गई। लेकिन जब हमारा मकान बन के तैयार हो गया तो हमको फिर पानी से मोहब्बत को रोकनी पड़ेगी। फिर पानी से इतनी दिक्कत हो जाएगी कि अगर पानी जरा भी कहीं भी हमारे मकान में किसी भी जगह पे अगर रुका तो वो रुका हुआ पानी एक तरह से मान लीजिए कि मकान के लिए कैंसर की तरह है। वो मकान को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा, जो कि क्षति अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होती रहेगी और पता नहीं कितना नुकसान बाद में कर दे इसका अंदाजा लगता नहीं है। तो जब मकान बन जाएगा हमारा, लास्ट जो है छत पड़ जाएगी, तो ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी कि पानी जो है हमारे घर में कहीं से भी किसी भी जगह से एंटर ना करे। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हम फिनिशिंग की लगाने वाले हैं, जो भी हम अपना फर्नीचर बनवाने वाले हैं, जो भी अपने कैबिनेट्स बनवाने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इतने महंगे होंगे कि अगर पानी का प्रवेश या पानी के संपर्क में वो आए तो उनकी बर्बादी बिल्कुल निश्चित है। तो अभी उस सब की भी व्यवस्था करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि पानी को कैसे रोकना है और किस तरह से पानी को अपने घर से, अपनी छत से, अपने घर के आसपास से जो है भगाना है। तो वही पानी के लिए जो है अपने जो छत पे पानी इकट्ठा होगा उसके लिए हम लोग रेन वाटर पाइप लगाते हैं। अब रेन वाटर पाइप लगाने के 2 तरीके हैं। जो मेन तरीके हैं वो 2 ही हैं कि या तो दीवार में उसको चेस कटिंग करके, जैसे बिजली के पाइप के लिए चेस कटिंग करते हैं और पाइप उसके अंदर बैठा देते हैं, उसी तरह से दीवार जो 9 इंच की होती है उसमें, अब वो 9 इंच की दीवार में ही कटिंग हो सकती है, 4.5 इंच या आधी ईंट की दीवार में कटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि पाइप ही जो है हमारा 4 इंच मोटा कम से कम होगा अमूमन। तो इसको ये कोशिश करते हैं कि या तो दीवार के बाहर रखें पाइप। अगर आपने दीवार काटी तो दीवार की स्ट्रेंथ जो है, अगर 9 इंच की दीवार है, आपने 4.5 इंच दीवार काट दी इस पाइप को उसके अंदर बैठाने के लिए, तो उस दीवार की एक तो स्ट्रेंथ कम होगी। दूसरा ये भी है कि वो पाइप का अगर कभी लीकेज हुआ तो वो दीवार के थ्रू चलते चलते आपके घर में कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकता है, जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। तो अब ये आपने आर्किटेक्ट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी बता दे रहा हूं कि ये बेहतर, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। अगर पाइप अंदर आपने लगा दिया, दीवार के अंदर काट के लगा दिया, तो उसका एडवांटेज ये है कि पाइप जो है वो सिक्योर रहेगा और जो मौसम की जो मार है उस पर पड़ेगी नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप और बहुत सर्दी के समय, जिस वक्त ठंडी हवाएं चल रही होंगी या टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो उस समय जो है इनके जो जॉइंट्स हैं पाइप के वो सुरक्षित रहेंगे, पाइप का अपना मटेरियल भी सुरक्षित रहेगा। तो ये एक डिसीजन लेने वाली बात है कि पाइप को अंदर लगाना या बाहर लगाना। मेरे विचार से सबसे अच्छा तरीका है कि पाइप जो है दीवार के बाहर लगाया जाए, और अगर पाइप का व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको एक जो ईंट का बक्सा बना के, एक बॉक्सिंग जिसे बोलते हैं, उससे उसको ढक दिया जाए। उसकी तस्वीर मैं ये लेके आया हूँ। एक तो तरीका ये था कि दीवार को काट दिया, उसके अंदर पाइप को समा दिया, ऐसा भी पाइप हो सकता है, या इसको प्लास्टर से भर के इसको आप बंद भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो एक्सपोज ब्रिकवर्क है तो बंद करना ठीक नहीं, ऐसा ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इस दीवार पे प्लास्टर होता और इस दीवार पे प्लास्टर होता तो यहाँ पे भी आपको प्लास्टर करना पड़ता, ये ऐसा ही दिखाई पड़ता।
दूसरा तरीका जो मैंने बताया, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, वो ये है कि आप पाइप जो है दीवार के बाहर से लगाइए और एक डक बना लीजिए, एक बॉक्सिंग कर लीजिए, ईंट की ही दीवार बना लीजिए जो बॉक्स नुमा होगी। अगर 2 पाइप या 3 पाइप हैं तो लगभग 1.5 फुट चौड़ा और दीवार से लगभग 1 फुट क्लियरली निकला हुआ वो बॉक्स होगा। और उसके बाद जो है ईंटें 4.5 इंच का ईंट या जो भी हो उससे जो है इसकी बॉक्सिंग बना दी है और इस तरह से कोई जाली लगा के इसको ढक दिए तो ये सुंदर भी लगेगा। बॉक्स के बनने से क्या होगा, एक तो आपकी दीवार बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, ना वो काटी जाएगी। दूसरा ये होगा कि अगर पाइप में कोई लीकेज हुआ तो वो दीवार के बाहर है तो बहुत ज़्यादा दीवार को डैमेज नहीं करेगा। अगर अंदर होता तो किसी न किसी रास्ते से पानी पूरे घर में जो है ट्रैवल कर रहा होता। और तीसरा ये है कि एक जब इस पर जाली लग जाएगी तो बॉक्सिंग का जो लुक है वो अच्छा हो जाएगा। बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पाइप बाहर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो ये तरीका है उसको बचाने का। दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ओर कि जो आपकी लास्ट छत पड़ गई है उस लास्ट छत की वाटरप्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बिल्डिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऊपर की जो छत की जो लास्ट छत आपने डाली है उसकी वाटरप्रूफिंग आपको करनी ही करनी है। किस तरीके से करनी है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, वो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कुछ तरीके हैं, जैसे बहुत पुराना एक तरीका चला आ रहा है, इसको बोलते हैं मड फस्का टेरेसिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इस तरह के जो कुल्हड़ टाइप की चीज़ें या दिए जो मिट्टी के होते हैं उनको पका के ऐसे रख दिया जाता है और उससे पहले जो हमारी छत है आरसीसी की जो स्लैब है उसको बाकायदा साफ किया जाता है। उस पर कोई चिपिंग्स वगैरह हो, कोई भी पपड़ी लगी हो सीमेंट की तो स्टील ब्रश से उसको प्रॉपर्ली साफ किया जाता है, उसकी धुलाई कर दी जाती है। फिर सीमेंट के मसाले से, फिर वो चाहे 1-4 का हो या 1-5 का हो, वो मसाला लगा के इस पे जो है एक बढ़िया सा एक ढाल बनाया जाता है, एक स्लोप बनाया जाता है जिससे कि जो पानी है वो अपने आप, अगर उस पर बरसेगा पानी, बरसता हुआ पानी हो या कहीं से भी पानी आ रहा हो तो वो स्लोप पे अपने आप जो है ढलकता हुआ निकल जाए। तो ये स्लोप पहले ही इस पर बना लिया जाता है। उसके बाद इस तरह के ये जो दिए हैं या कुल्हड़ हैं ये रख दिए जाते हैं और फिर इनके बीच में जो है मसाला भर दिया जाता है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, काफ़ी क्लियर है। और उसके बाद इसको सीमेंट के मसाले से इसकी छत की फिनिशिंग कर दी जाती है जिसपे कि हम प्रॉपर्ली चल सकें और वो हमारी नज़रों में अच्छा लगे देखने में। इसका दोस्तों एडवांटेज ये होता है कि ये जो दिए होते हैं जब ये उल्टे करके रखे जाते हैं या कुल्हड़ होते हैं ये उल्टे करके रखे जाते हैं, इसके बीच में जो है एयर वो ट्रैप हो जाती है। तो एयर ट्रैप होने से एक बड़ा फायदा ये होता है अपने नॉर्दर्न इंडिया की तरफ के एरियाज में। देखिए हर एरिया में जो लोकल मटेरियल्स हैं, जो लोकल टेक्नोलॉजी है वो डेवलप ही हुई होती है वहाँ के माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से। तो इसमें चूंकि एयर ट्रैप हो जाती है तो एयर जो है वो हीट को बाहर से अंदर नहीं जाने देती, तो ये एक अच्छा हीट रिफ्लेक्टेंट का काम करती है। तो जो धूप आती है उसमें इससे जो है काफ़ी बचत हो जाती है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और बाकी तो जो भी इसमें मसाला लगाया है नीचे और ऊपर वो ऐसे ही इसका सिस्टम होता है। ये अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो रही है क्योंकि धीरे धीरे ये 40 साल पहले, 50 साल पहले इसका काफ़ी चलन था, बल्कि 30 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद ये चलन में आया, ये जो ब्रिक कोबा जो वाटर प्रूफिंग का सिस्टम है ये चलन में आया। ब्रिक कोबा क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि वो सीमेंट का मसाला है वो इस तरह से जैसे पहले बना दिया, छत की सफाई करके उसकी धुलाई करके। सबसे पहले तो कोई भी काम करना है तो जाहिर सी बात है छत को साफ करना पड़ेगा। वो कोई भी हम मेथड अप्लाई करें तो छत की सफाई तो बिल्कुल अल्टीमेट है। और छत की सफाई करने के बाद इसमें एक सीमेंट का एक मोटा मसाला 1-4 या 1-5 लगा के ये छत पे बिछा देते हैं और इसी में जो मसाला पहले जो बिछाया है इसी में स्लोप दे देते हैं। अब ये स्लोप इस तरह से होता है कि पानी की जो एक भी बूंद है वो अपनी जगह न रुके, थोड़ा बहुत चले। तो जब ज़्यादा पानी होगा तो इस स्लोप से वो अपना रास्ता बना के जहाँ आपको उसको निकालना है वो वहाँ वो निकल जाएगा। तो ये स्लोप जो है इसी मसाले में बन जाता है। और उसके बाद ये ब्रिक के इस तरह के टुकड़े, मतलब एक ब्रिक के 2 टुकड़े कर दिए, इस तरह से टुकड़े जो है बिछा दिए जाते हैं। इनमें आपस में दूरी जो है 15 से 20 mm की होती है। इनमें ये टुकड़े भी जो ईंट के हैं ये भी पानी में पूरी तरीके से भीगे होने चाहिए। अगर ये भीगे नहीं हुए तो ये जो नीचे मसाला है और जिसके ऊपर मसाला आएगा
उसमें से पानी सोख लेगा और वो जो पूरा सिस्टम है उसको ये खराब कर देगा, एकदम बर्बाद कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये पानी में भी बिल्कुल पूरी तरीके से भीगे हुए होंगे। जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया हो, तभी ये यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। इस तरह से इनका जो है स्लोप बन जाएगा। इसके बाद यही जो मसाला है इसी से इसकी फिनिशिंग कर दी जाएगी और हमको एक खूबसूरत सी सरफेस जो है दिखाई पड़ेगी। ये ब्रिक कोबा ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। जहाँ जहाँ हमको स्लोप बनाना है, जहाँ भी हमें रेन वाटर पाइप के थ्रू पानी निकालना है, उस तरफ इनका स्लोप बन जाएगा। और एक इसका फॉर्मूला भी है कि अगर 400 स्क्वायर फीट की छत है तो 400 स्क्वायर फीट पे एक पाइप हमें 4 इंच डाया का जरूर चाहिए, जो हमें रेन वाटर पाइप का काम करे और पानी जितना इकट्ठा हुआ है 400 स्क्वायर फीट में वो निकाल दे। तो इस तरह से ऐसा हुआ कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा तो हमको 800 स्क्वायर फीट के लिए 2 पाइप चाहिए और बाकी जो बचा 200 स्क्वायर फीट है उसके लिए 1 पाइप, तो 3 पाइप हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये 4 इंच के डाया की पाइप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी जो है सरफेस की फिनिशिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है पिछले 5, 7, 10 साल से कहने की जो फाइबर मेश की जो वाटर प्रूफिंग है, ये सब नए नए मटेरियल्स आते जा रहे हैं। इसीलिए मैं सेशन भी कर रहा हूं कि आपको इन सब की मैं जानकारी दे सकूं। मतलब यह है कि जो हमारी आरसीसी की स्लैब पड़ी, एक्चुअली आरसीसी बाय नेचर अगर प्रॉपरली ढाली गई है, प्रॉपरली बनाई गई है तो बाय नेचर वो वाटर प्रूफ होती है। लेकिन जो जिस तरह से हम लोग मकान बनाते हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसमें वो वाटर प्रूफ हो नहीं पाती, तो इसलिए उसकी वाटर प्रूफिंग जो है ऊपर से करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो नीचे का घर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो ये दोस्तों मड फस्का हो गया, ये ब्रिक कोबा हो गया, ये हो गया फाइबर मेश का सिस्टम। इसमें एक ये फाइबर मेश होती है और इसमें भी जो नीचे पहले हमने ये जो मसाला लगाया था, इसमें भी हम मसाला लगाते हैं और मसाला करीब आधा पौन इंच का मसाला लगा दिया और उसी मसाले में जो है थोड़ा बहुत स्लोप का भी जो है इंतजाम कर लिया। और वो मसाले की एक लेयर लगाने के बाद ये जो फाइबर मेश की जो लेयर है ये उस मसाले के ऊपर बिछा दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा मटेरियल बन के तैयार होता है और इस पर किसी भी सर्दी, गर्मी, बरसात और पर्यावरण में कोई भी चेंज है तो इस पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल है तो इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो ये इसका जो सिस्टम है, ये आपने इसको बिछा दिया और अपने आप में ये मल्टी लेयर्ड होती है। ये इसमें यूं कहें कि 4-5 लेयर्स अगर हो गई, 6 लेयर्स अगर हो गई, तो इसकी जो सेंटर वाली लेयर है वो इतने पास पास उसके जो मेश होता है वो इतने पास पास उसके जो धागे होते हैं कि उनमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका निकलना एकदम असंभव है। तो अपने आप में ये भी जो है वाटरप्रूफ मटेरियल है, जो ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन का काम ये हो गया कि नीचे आपने एक लेयर बिछा दी मसाले की और बीच में जो है लेयर बिछा दी, उसके ऊपर फिर वही मसाले की लेयर और जो है स्लोप बनाना। देखिए स्लोप बनाना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि पानी अगर रुकेगा तो वो जहां भी पानी रुकेगा उस जगह मकान को क्षति पहुंचाएगा, मकान को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और फिर वो प्रॉब्लम 1 से होकर 2, 3, 4, 6 कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होंगी इसका अंदाजा हमें है नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ जाके घर में किस जगह निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही इंटेलिजेंटली इस काम को करना है। ये हो गया पॉलीयूरेथेन वाला जो सिस्टम है, पॉलीयूरेथेन कोटिंग का फाइबर मेश से, ये मैंने आपको बता दिया। जहां तक कीमत की बात करें तो ये अपना जो ब्रिक कोबा है अपने नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ यूपी की साइड ये बैठता है करीब करीब 100 रुपए स्क्वायर फीट। और ये जो मड फस्का है ये बैठता होगा मेरे ख्याल से 60 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास या 65 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास। और ये जो प्लास्टिक वाला जो फाइबर मेश है ये भी करीब करीब 70 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास बैठता है। और जहां जिन लोगों को फाइनेंशियली कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो बिटुमिन और टार और तारकोल या कोई वाटरप्रूफ कंपाउंड से ही अपना काम चला लेते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। क्योंकि घर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा आपके कंस्ट्रक्टेड घर को अगर कोई सिक्योरिटी देता है, कोई सुरक्षा देता है उसको, वो यही वाटरप्रूफिंग है जो आपकी छत की है। तो इससे काफी सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसीलिए मैं इस सेशन को कर रहा हूं, इसीलिए इतने सारे तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। ये इसका जो फाइबर मेश बिछाने का जो तरीका है वो यही है कि पहले नीचे हमने प्लास्टर कर लिया और उसको जो हमने बिछा लिया। इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ये सब खींच के इसको सीधा किया जाना चाहिए। और उसके बाद इसको बिछा के फिर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज अ सेंटर कोर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन which is by itself waterproof and the efficacy of the system does not age
with time as the product is plastic based। मतलब इस पे कोई मौसम की मार का असर जो मैं बता चुका हूँ पड़ेगा नहीं, वो लिखा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता भी रहा हूँ। ये पॉलीयूरेथेन कोटिंग्स अगर आप ध्यान दें, जो टेनिस कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट पे इस तरह की कोटिंग्स होती है, सारे बैडमिंटन कोर्ट और सारे टेनिस कोर्ट नहीं, कभी कभी जो ये इस तरह के टेनिस कोर्ट्स होते हैं उनमें इस तरह की कोटिंग होती है। और इसमें इसकी खासियत ये होती है कि जो इसका जो मटेरियल होता है, ये कोटिंग लगने के बाद ये इलास्टोमेरिक होता है, मतलब ये खिंच सकता है, खिंच के फिर दोबारा अपनी जगह पे आ सकता है। और ये रबराइज्ड होता है। ये जो है जब कंपाउंड बन के मतलब तमाम सारे एडमिक्सचर मिला के एक पेंट टाइप का, घोल टाइप का बनता है, फिर उसका यहाँ पे पेंट कर दिया जाता है। जब ये सेट हो जाता है तो उसकी लेयर जो है 3 mm, 4 mm, 6 mm, जो भी स्पेसिफिकेशंस हो, जितना बड़ा वो छत का एरिया हमें कवर करना है और जितना वहाँ पे रेनफॉल होता है साल में, तो उस हिसाब से इसकी मोटाई डिसाइड की जाती है। अगर मान लें कि 6 mm या 7 mm भी मोटाई है, तो ये इलास्टोमेरिक होने की वजह से ये खिंचता है और अपना शेप जो है वापस ले लेता है, अपना साइज जो है वापस ले लेता है, लेकिन पानी को किसी भी तरीके से ये एंटर करने नहीं देगा जिस सरफेस पे ये लगा हुआ है। दूसरा इसका ये है कि चूंकि ये केमिकल है, अपने आप से ही जो है इंसान इसको बना रहा है, साइंटिस्ट इसको बना रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये भी वेरिएशन हो सकता है कि कितना हीट ये जो है एब्जॉर्ब कर सकता है और कितनी हीट जो है ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ तरीके थे इसके वाटर प्रूफिंग के, ये मैंने आपको बताया, आपकी जानकारी में ले आया। ये भी जो है इसकी भी अगर कीमत आप जानेंगे तो लगभग 100 रुपये स्क्वायर फीट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कितना मोटा आप जो है इसका लेयर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर वो जो लेयर की मोटाई है वो डिपेंड करेगी आपके यहाँ का जो मौसम है उस पर, और कितनी हीट है, कितना पानी बरस रहा है। तो बहरहाल ये लगभग सब 100 रुपये स्क्वायर फीट या उससे 10-20 रुपये कम नीचे का ये मैटर है। मगर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट है ये आपको कराना ही पड़ेगा, और ये मकान को सुरक्षित रखने के लिए, अपना बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं ये बता रहा था। और मकान के बनने में, पूरे भवन निर्माण में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर कोई है तो उनमें से एक ये भी है। ये ब्रिक कोबा का जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसका एक ये तस्वीर है, उसका एक ये ड्राइंग है, किस तरह से बनता है, इस तरह से ले होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये टुकड़ों टुकड़ों में ले होता है, पानी में ये पूरे भीगे होने चाहिए। ये इसकी ड्राइंग है, ये स्लैब हो गई, और ये इस तरह से ये जो इसके टुकड़े हैं वो बिछा दिए गए, और चारों तरफ इसके जो है ये मसाला होता है, चारों तरफ ये मसाले से कवर्ड हो जाते हैं। इसी में जो है स्लोप दे दिया जाता है। पानी अगर इधर से आएगा तो यहाँ से ये रेन वाटर पाइप यहाँ से कनेक्टेड होता है, इसका स्पाउट यहाँ से ये निकल जाएगा। एक इस तस्वीर में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं ये भी आपको बता दूं कि जब छत पे आप अपने घर की छत पे खड़े होते हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे थर्ड फ्लोर हो, तो आप अपनी छत से नीचे ना गिर जाए, तो आपको एक दीवार ये बनानी पड़ती है। ये 3 फीट ऊंची होती है करीब करीब, है ना, जितना भी आपको लगे, लेकिन कम से कम 3 फुट या 3.5 फुट की दीवार होनी चाहिए। और ये दीवार जो है इसके ऊपर, चूंकि ये 9 इंच की दीवार होगी या 4.5 इंच की दीवार होगी, तो इसकी जो टॉप सरफेस है वो ईटा तमाम सारे जॉइंट्स उसमें होंगे ईटे के। और ईटा जो है पोरस होता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। जब ईटा जिस वक्त कंस्ट्रक्शन उसका हो चुका होगा, वो सेट हो चुका होगा, और फिर उसमें से पानी जो है, चूंकि ये बाहर एक्सपोज वातावरण में ये लगा हुआ है, तो इसमें से पानी उड़ चुका होगा। तो जब कभी पानी बरसेगा तो ये ईटा जो है पानी को अपनी तरफ पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, फिर वो कैपिलरी एक्शन से पानी को घर के अंदर खींचेगा। तो ये बड़ा एक बहुत कठिन कार्य है पानी को रोक पाना, और इसी से पूरी लड़ाई हम लोग की रहती है कि कैसे पानी को घर के अंदर आने से रोका जाए। तो इसकी जो ये टॉप सरफेस है, इस पे हालांकि आरसीसी की ये जो एक कोपिंग टाइप की दिखाई गई है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस दीवार पे जो है एक ईटा ऐसे रख दिए, 4.5 इंच की अगर दीवार होगी तो एक ऐसे ईटा रख दिया जाता है, मगर फिर उस ईटे में भी जॉइंट होते हैं, तो उन जॉइंट से पानी आ जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी जो टॉप सरफेस है, इसके ऊपर या तो कोटा स्टोन लगा दें, वो बहुत सस्ता बैठता है, वो बिल्कुल नॉन पोरोस होता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रेनाइट की एक स्लैब लगा दें, वो 15 mm, 16 mm, 18 mm जो भी आपके एरिया में मिलता है, तो वो भी जो है नॉन पोरस होता है। तो वो भी जो है किसी भी हाल में पानी को यहाँ से वर्टिकल फेस से अपने आप को यहाँ से एंटर करने नहीं देगा।
और एक और सस्ता तरीका है, अगर आपको विट्रीफाइड टाइल मिल रही हो, जो कि सस्ती वाली, सबसे सस्ती वाली टाइल ले लीजिए, विट्रीफाइड टाइल। मतलब महंगा आइटम आप ले सकते हैं, वो तो अलग बात है, तो ले ही सकते हैं, लेकिन पीपल हु कैनॉट अफोर्ड, जिनको दिक्कत है थोड़ा सा, तो वो विट्रीफाइड टाइल सस्ती वाली, सबसे सस्ती जो आइवरी कलर की आती है, 50 रुपए 60 रुपए स्क्वायर फीट की होगी, वो नॉन पोरस होती है, किसी भी हाल में पानी उसको पेनिट्रेट कर नहीं सकता। वो कोई 8 mm 10 mm मोटी होती है, उसकी अगर यहाँ पे उसकी टाइल काट काट के लगा दी जाए तो वो भी जो है पानी से प्रोटेक्शन जो है बनाए रखेगी। हाँ, उसके जो जॉइंट्स होंगे, दो टाइल के बीच में जॉइंट्स होंगे, उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसको अगर प्रॉपर्ली कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, जो तरीका बताया गया, फिर वो चाहे इलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन हो, फिर वो चाहे फाइबर मेश वाला सिस्टम हो, फिर वो चाहे ब्रिक कोबा का सिस्टम हो, चाहे मड फस्का का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, बस उसको ईमानदारी से और बहुत कार्य कुशलता से किया जाना चाहिए। और जो मटेरियल्स वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं वो बिल्कुल टॉप क्लास परफेक्ट, जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो भी उसकी विशेषताएं होती हैं, उस हिसाब से अगर मटेरियल यूज़ किया गया है और वर्कमैनशिप अच्छी है, तो निश्चित रूप से पानी का बचाव जो है बहुत लंबे समय तक हो जाएगा। देखिए, पानी की गारंटी कोई भी ठेकेदार या कोई भी कारीगर 100% गारंटी 100% ऑफ द टाइम के लिए नहीं ले सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि ठेकेदार ने अपना वाटर प्रूफिंग कर दिया, उस कारीगर ने कर दिया वाटर प्रूफिंग, और 15 दिन तक पानी भरा रहा, उसमें भर के आपको दिखा दिया, और एक भी बूंद पानी वहां से नहीं आई, और एक भी कोई भी सीलन जो है नीचे की सरफेस पे नहीं आई। लेकिन बाद में कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है, कोई हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, कोई ऐसा चेंज हुआ मौसम का, मकान में, बिल्डिंग में कोई सेटलमेंट होता है। देखिए, मकान में, बिल्डिंग में हमेशा थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता रहता है, कभी मकान ऐसे सेटल होगा, कभी ऐसे होगा, कभी बराबरी से सेटल होगा, हर वक्त नहीं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो सेटलमेंट की वजह से ये सब चीज़ों में जो है चेंज आता रहता है। पता नहीं कब कहाँ से कोई छोटी सी भी दरार बन जाए और पानी वहाँ से एंटर हो जाए, कोई छोटा सा पोरस रास्ता मिल जाए और पानी वहाँ से एंटर हो जाए। लेकिन उन सब की, जो इस तरह के पानी को रोकने की जो भी व्यवस्था है, वो सब हम लोग मकान में, बिल्डिंग में, भवन में कर लेते हैं। वही सिस्टम यहाँ भी है, जितनी व्यवस्था कर सकनी थी वो कर ली। इसके बाद उम्मीद है कि पानी नहीं आएगा। गारंटी तो कोई इसकी 100% ले ही नहीं सकता, 100% फॉर दी 100% टाइम। थोड़े टाइम के लिए तो गारंटी ली जा सकती है। ये जो है अंदर जब मकान का जो पूरा आपका छेज कटिंग वगैरह, बिजली का काम हो गया, पाइप, उसमें बिजली के जो कंड्यूट पाइप्स हैं, जो सफ़ेद वाले, सफ़ेद रंग के होते हैं, वो पड़ गए, और उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है। फिर तो ये प्लास्टर ही कर देना है, बढ़िया सा एक मिक्स बना के, कोई वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिला के, अंदर से ये जो है प्लास्टर जो है 2 लेयर में पहले इसको छिड़कते हैं, इसको इसमें मारते हैं, पटकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा लेवल करते हैं, फिर प्रॉपर्ली जो है फाइनल फेस जो प्लास्टर का है वो फाइनली इस पर किया जाता है। वो जो एल्युमिनियम के बड़े बड़े रॉड्स होते हैं जो उसको प्लेन करने के लिए, उसे आपने देखा होगा। मगर हाँ, ये बताने का आशय ये है कि जिस वक्त आपका ये पाइपिंग का काम हो गया, और फिर वो चाहे बिजली के पाइप्स हों, फिर वो चाहे पानी के पाइप्स हों, प्लम्बिंग के पाइप्स हों, फिर आपको कोई एसी भी लगाना हो तो एसी का ड्रेन पाइप हो, वो सब जो है प्लास्टर करने के पहले वो सारे काम हो जाने चाहिए। जितनी भी सर्विसेज के काम हो पहले हो जाने चाहिए, उसके बाद ये प्लास्टर का काम शुरू होता है। और फिर इसी तरीके से जैसे ये प्लास्टर जो है ये अंदर हो रहा है, उसी तरीके से ये प्लास्टर जो है बिल्डिंग के बाहर फेस में भी होगा। और बाहर फेस में भी ये ध्यान आपको रखना होगा कि बाहर के जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ आपको पॉइंट चाहिए, बरामदे में पॉइंट चाहिए, बाहर बिल्डिंग को इल्यूमिनेट करने के लिए, बिल्डिंग को जगमगाने के लिए पॉइंट चाहिए, बिल्डिंग में ऐसे पॉइंट चाहिए जो आपके लॉन की तरफ लाइट फेंकें, या जो भी है, अगर बाहर के फेस में आपको पॉइंट चाहिए, वो सब पहले इसमें लग जाएंगे। और उसके बाद जो है एक्सटर्नल प्लास्टर होगा। एक्सटर्नल प्लास्टर में फिर ये ध्यान रखना होगा, कोई ना कोई जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है वो निश्चित रूप से इसमें मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बरसात का पानी हमारे बाहर के सरफेस पे पड़ेगा और अगर वहां उसको रोका नहीं गया, तो वो फिर वो धीरे धीरे उसी ईंटे की तरफ आएगा। जो ईंटा अभी पानी जिसने पिया था, जो पानी जिसने अपने अंदर सोखा था, वो अब सूख चुका है उसके अंदर, तो पोर्स जो है उसके खाली हैं। तो अगर जरा भी पानी इसको मिला तो पानी बाहर से खींच के वो अंदर कर देगा। इसलिए बाहर वाले प्लास्टर में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाना अत्यंत आवश्यक है। ये दोस्तों, इसी तरह की आपने जब प्लास्टर कर दिया बाहर और अंदर, तो सरफेस जो है नीचे फ्लोर बचती है। फ्लोर पे भी कोई ना कोई अच्छी फिनिश होगी, तो उस पर फिर आप कोई टाइल लगा सकते हैं, फिर उस पर आप कोई
मार्बल जो है 50 तरीके के मार्बल्स आते हैं, सैकड़ों तरीके के मार्बल्स आते हैं, फिर वो ग्रेनाइट आता है, फिर वो बहुत सारे तरीके के पत्थर हो गए, टाइल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। मोज़ेक का काम भी जिसकी जैसे मतलब डिपेंड करता है, तो आपकी पॉकेट की बात है, आपको मोज़ेक कराना है मोज़ेक करा लिए, पत्थर लगाना है पत्थर लगा लिए, ग्रेनाइट लगाना है, इटालियन मार्बल लगाना। इस पे मैं एक डिटेल सेशन, जैसा मैंने बताया, हर चीज़ पे डिटेल सेशन बाद में करूँगा। फिलहाल ये बताना है कि ये स्टेज ऐसी है कि ये काम इस स्टेज तक हमारे तैयार हो गए, ये काम हो सकते हैं और ये काम हो जाने चाहिए। तो इसी स्टेज पे जो है मकान का जो फ्लोरिंग का काम है, जो फर्श का काम है, वो भी शुरू हो सकता है। फर्श बनाने के लिए नीचे पहले गिट्टी डाल दी जाती है, गिट्टी से उसका स्लोप सब तैयार हो जाता है और बढ़िया सा एक बेस मिल जाता है। बेस, उस बेस के ऊपर आप जो चाहे वो फिनिशिंग मटेरियल यूज कर लें, फिर वो चाहे टाइल है, जो मैंने इतने सारे आपको बताया उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट हाँ यही स्टेज है उस काम को करने की। जब अंदर की दीवारों पे आपका प्लास्टर हो चुका, तो अब प्लास्टर पे जो है, चूंकि वो रफ होता है प्लास्टर, वो सीमेंट और मोरंग से मिलकर किया जाता है। मजबूत प्लास्टर वही माना जाता है जिसमें सीमेंट और छनी हुई जो मोरंग होती है। उसको ध्यान से देखेंगे, उस पर अगर हाथ रगड़ेंगे तो काफ़ी वो रफ सरफेस होती है और काफ़ी उसमें ऊबड़ खाबड़ जो है, उसमें काफ़ी होल्स भी होंगे, कहीं कोई रगड़ का निशान होगा, कहीं कोई स्क्रैपिंग का निशान होगा। तो उसको हटाने के लिए एक पुट्टी का जो लेप है उसके ऊपर लगाते हैं, पुट्टी वर्क। और पुट्टी का जो काम है वो पत्तियों से होता है, और सारे गैप, सारे जो उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, जो भी रफनेस है, वहाँ पे पुट्टी का एक पेस्ट लगा के, सीमेंट का बेस्ड एक पेस्ट होता है, उसमें काफ़ी केमिकल्स भी होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया सरफेस, एकदम चिकनी प्लेन सरफेस जो है हमको मिल जाती है। तो जब पोर्स खत्म हो जाएंगे, जब उसके अनड्यूलेशंस, जो उबड़ खाबड़ उसका जो सरफेस है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, जितनी लाइट उस पर पड़ेगी वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसी सरफेस जब बन जाएगी, तो उस पर जो भी आप पेंट लगाएंगे तो उस पेंट की खूबसूरती पूरी निखर के आएगी, क्योंकि कहीं भी जो लाइट है वो कहीं अंदर नहीं जा रही, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। क्योंकि सरफेस एकदम प्लेन है, चिकनी है, स्मूथ है, तो जितनी भी लाइट उस पर पड़ेगी सब जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो ड्रामा है, जो आनंद है, जो आंख का जो आनंद है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यही समय है जिस वक्त हम ये पुट्टी का काम करते हैं, और ये जो सरफेसेस हैं सबको जो है पुट्टी से पूरा जो है एक तरीके से कवर कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया एक प्लेन स्मूथ सरफेस हमको मिल जाती है। और इसके बाद फिर आपको इस पर जो भी पेंट करना हो, वॉलपेपर लगाना हो, जो भी ट्रीटमेंट करना हो, वो आप कर सकते हैं। और फिर यही हाल जो है छत का है। छत पे अगर आपको कुछ भी नहीं कराना है, फॉल सीलिंग नहीं करानी है, कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तो सीधे पुट्टी लगा के उस पर पेंट कर सकते हैं। वो अपने आप में ही खूबसूरत लगता है। जिनको ज़्यादा शौक है वो बढ़िया सी कोई फॉल सीलिंग बना सकते हैं। तो उस समय, उस केस में शायद छत पे पुट्टी ना भी कराएं तो चलेगा, क्योंकि आपको एक नई छत जो नीचे से आपको दिखनी है वो ही आपको डिज़ाइन करानी है, तो वही डिज़ाइन करा लीजिए, तो फिर शायद पुट्टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ, वॉल्स पे इट इज़ रिक्वायर्ड। ये उसका एक एप्लीकेशन का तरीका है, ये उसकी स्लाइड है। और यही स्टेज दोस्तों होती है जब जिस वक्त हमारा सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा होता है। मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में बताया था सुपर स्ट्रक्चर के बारे में कि विंडोज़ जो भी हमारा साइज़ है, उस साइज़ की विंडोज़ हम छोड़ देते हैं। फिर जिस भी मटेरियल की विंडो हमें लगानी है, फिर वो विंडो यहाँ लगेगी। यहाँ पे एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, विंडो आप चाहे जिस भी मटेरियल की लगवाएं। मैंने आपको बोला था पिछली स्लाइड में कि वुड का ना लगवाएं, क्योंकि अगर वुड की विंडो आप लगवाएंगे तो कई सारे पेड़ जो हैं वो आपके खाते में जाएंगे कि आपने उनको मार दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत अच्छा रहेगा कि वुड के अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं, उनकी आप विंडो लगवाएं। ये मैंने बताया कि ये डिटेल का काम है, ये सेशन इस पे आगे कभी करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ, मैंने खुद बहुत बार ये कोशिश की है, बहुत बार इसको कराया है इस काम को, कि जो विंडो की ये वाली सरफेस होती है, इस पे अगर आप कोई टाइल लगा दें, स्मूथ टाइल, या इस पे कोई पत्थर लगा दें, ग्रेनाइट लगा दें, मार्बल लगा दें, ये जो इसका सिस्टम है ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके बाद इस पे विंडो लगाएं तो क्या होगा, एक तो ये सफाई करने में बड़ी आसानी होती है। इस पे कोई तेल गिर जाए या कोई ऐसा तरल पदार्थ गिर जाए तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये बड़ी नीट एंड क्लीन स्मूथ सरफेस मिलती है। तो नीचे जो विंडो का जो ये सिल पोर्शन है, अगर आप इसमें कोई टाइल या पत्थर या इटालियन मार्बल या कोई ग्रेनाइट सुंदर सा जो भी आपको पसंद हो लगा दें, तो ये बड़ा
कन्वीनियंट रहता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा एक फील आता है। जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है वो एक काम जो है इसमें चारों तरफ ये इस तरह का ये पत्थर लगा सकते हैं। ये दीवार अपनी 9 इंच की है, प्लास्टर होके मान लिए कि 10 इंच की हो गई, 10.5 इंच की हो गई, तो यूं मान लिए कि 12 इंच चौड़ा अगर एक पत्थर यहाँ लगा देंगे तो वो दीवार पे आधा आधा इंच या पौन इंच दोनों तरफ निकला रहेगा। फिर उसकी मोल्डिंग कर सकते हैं, वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये एक और तरीका है विंडो बनाने का। ये यूपीवीसी की विंडोज हैं, तो यही स्टेज है इसी समय जो विंडोज लगनी शुरू हो जानी चाहिए या विंडोज लगने का टाइम हो गया है, इसी समय इसकी नाप हो जानी चाहिए। कहीं ऑर्डर देके बनवा रहे हैं तो भी ये ऐसे रहेगा। फिर इसी के बाद इसके पर्दे का सिस्टम आएगा, इंटीरियर डेकोरेशन का, वो भी मैं बाद में आपको सेशन बताऊंगा। इसी समय बस चूंकि सब कुछ क्लियर हो गया है, पुट्टी हो चुकी है, प्लास्टर हो चुका है, पुट्टी हो चुकी है, वायरिंग अंदर दब चुकी है, कंड्यूट्स अंदर दब चुके हैं, प्लम्बिंग की लाइन अंदर दब चुकी है, प्लम्बिंग हो चुकी है, हॉट वाटर लाइन, कोल्ड वाटर लाइन और भी कोई लाइन, एसी के ड्रेनेज पाइप सब हो चुके हैं। तो अब क्या बचा? अब टॉयलेट के फिक्सचर्स जो हैं, जो भी आपको चाहिए अपनी पसंद के अनुसार वो आप लगवा सकते हैं। तो मकान आपका जो स्ट्रक्चर आपका रेडी है इस काम के लिए। और इसके अलावा फिर जो भी काम इलेक्ट्रिकल के स्विचेस लग सकते हैं, फिर ये फर्नीचर फिटिंग्स, फैंस, एसीज वगैरह मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, स्विचेस वगैरह इस तरह के जो भी आपको पसंद हो। ये स्टेज का मैं बात कर रहा था कि ये स्टेज ऐसी है कि इस स्टेज पे आके ये काम इस समय इस तरीके से हो सकते हैं। तो बेसिकली ये प्लानिंग की बात है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं किस समय कौन सा अपना काम कराऊं, किस समय ये काम शुरू कराऊं, किस समय वो काम खत्म हो रहा होगा, तो कैसे इस काम को शुरू कराएं। इसलिए ये सेशन मैं कर रहा था कि इसकी आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाए। तो मेरे ख्याल से सब कुछ जो है, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है कवर कर लिया गया है। अगर बाहर की बालकनीज की बात करें तो बाहर जो बालकनीज में रेलिंग्स लगाने का काम हो सकता है इसी समय। अब सब स्ट्रक्चर तो खत्म ही हो चुका है, तो जो भी आपको डेकोरेशन करना है सिविल पार्ट का, ये बाहर में लोहे की रेलिंग्स लगानी है, एमएस की रेलिंग लगानी है, एल्युमिनियम का लगानी है, ग्लास की लगानी है, इस तरह की कोई पत्थर की या कास्टेड रेलिंग्स लगानी है, जीआरसी की रेलिंग, कुछ भी करना है तो ये एक स्टेज जो है आपका ऐसा हो चुका है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है तो ये समझ लीजिए कि इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर का जो काम है उसके अलावा सारा काम आपका सिविल का लगभग सारा काम हो चुका है। तो ये मकान आपके लिए हैंडओवर के लिए तैयार है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ये इतना वृहद सब्जेक्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे सेशन होंगे, आप लोग के मेल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। काफ़ी मेरा हौसला उससे बढ़ता है और काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं उनका जवाब भी यथासंभव देता रहता हूं। बस हाँ, इतना ही कहना है कि इसमें से इतना वृहद विस्तृत और विहंगम सब्जेक्ट है, जिसे कहें कि सब कुछ एक किसी सेशन में या एक किसी दौर में बताना जो है मुश्किल होता है। तो चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, जैसे जैसे सब्जेक्ट आते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेजेस आती जाएंगी, मैं आपको जितना यथासंभव है, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं और जानकारी जुटा सकता हूं आपके सामने मैं लाता रहूंगा। मुझे लगता है कि इस सेशन में काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी होगी और काफ़ी जो है आपके जो आइडियाज़ हैं वो चलने लगे होंगे। और मकान बनवाने की सोच रहे हैं, कोई भी भवन बनवाने की सोच रहे हैं, परिवार के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो आगे बढ़िए। और मुझे लगता है उसमें मैंने कुछ ऐड ही किया होगा। तो दोस्तों, जो कुछ रह गया होगा तो मुझे बताइएगा, मैं अगले सेशन में लेता रहूँगा। मेरी अपनी तैयारी तो है ही है, तमाम सारे टॉपिक्स लगे हुए हैं, मैं उन पर अपना रिसर्च कर रहा हूँ और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। और ये जो जानकारी मैंने अभी तक आपको दी है, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा दोस्तों ये नया चैनल है, इसको मैंने अभी जल्दी ही शुरू किया है, बसंत पंचमी वाले दिन 14 फरवरी को। तो इसको बढ़ावा देते रहिए, मुझे हौसला देते रहिए। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे इस चैनल को प्रमोट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि मेरी जो रीच है वो और लोगों तक बढ़े। और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।